नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 11 दिसंबर 2023 भारत के लिए एक बहुत शुभ तारीख है। यह वह तारीख है जिस दिन कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों और भारत के दूसरे इलाके में रहने वाले मुसलमानों के बीच का फर्क खत्म हो गया, अंतर समाप्त हो गया। धारा 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने मुहर लगा के जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे राज्यों में रहने वाले सभी लोगों को समान नागरिक अधिकारों के तहत ला करके खड़ा कर दिया। सर्वोच्च अदालत के फैसले ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के लोगों से अलग थलग करने के लिए धारा 370 के इस्तेमाल को जायज नहीं माना। नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 के खात्मे का जो फैसला लिया था उसे उचित ठहराया। इस महत्वपूर्ण फैसले को 100 साल पुराने और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन जमायते उलमाए हिंद ने उजागर किया था। उसने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 370 को खत्म करने का स्वागत भी किया। इसके तहत कश्मीरी मुसलमानों को भारत के दूसरे राज्यों में रहने वाले मुसलमानों से अलग किया गया था। धारा 370 के खात्मे के बाद चंद मुट्ठी भर लोग जो आतंकवादी संगठनों के नाम पर वहां के लोगों को बरगलाते थे और अपने हित साधते थे, उनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं। अब ऐसे चंद अवसरवादी ढोंगी और सत्ता लोलुप नेता कश्मीरियों को बरगला नहीं पाएंगे। जमायते उलेमाए हिंद शुरू से ही ब्रिटिश और जिन्ना की साजिश भरी हरकतों का कड़ा विरोध करता रहा है। यह संगठन मुस्लिम लीग का भी कड़ा विरोधी रहा है, मगर इसी परिवेश में उन कश्मीरी नेताओं की भर्त्सना करनी होगी जो 7 दशकों से कश्मीर में सत्ता सुख भोगते रहे, सरकार चलाते रहे, राजकोष को निजी तौर पर खर्च करते रहे। यही लोग बड़ी तीव्र शैली से धारा 370 को हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे। आज भी सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद यही लोग नाराजगी जता रहे हैं, यही लोग गलत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये चंद अवसरवादी लोग हैं, इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। सिलसिलेवार इनके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। सबसे अव्वल रहे थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अली जिन्ना भांप गए थे कि अब्दुल्ला खुद कश्मीर घाटी के शेख बनकर रहना चाहते हैं। दोनों मुसलमान नेताओं में दृष्टि के अंतर का आधार केवल सत्ता पाने पर ही था। जिन्ना को याद रहा कि जब वो श्रीनगर गए थे तो उनके गले में जूतों की माला पहनाने वाले लोग शेख अब्दुल्ला के समर्थक ही थे। तब तक शेख तो जवाहरलाल नेहरू की ओर से आश्वस्त थे कि समूची घाटी के अकेले सुल्तान वे ही रहेंगे। इस विश्वास की नेहरू ने पुष्टि भी कर दी थी धारा 370 को शामिल करके, वरना ब्रिटिश संसद के सत्ता हस्तांतरण करने वाले नियमों के अनुसार हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर तथा अन्य देशी रियासतों की तरह कश्मीर रियासत भी महाराजा की अनुमति के मुताबिक ही पाकिस्तान अथवा भारत से संबद्ध होनी थी। अंततः महाराजा ने भारत में कश्मीर के विलय को स्वीकारा। आलोचना करने वाले में दूसरा नाम है गुलाम नबी आजाद का। वे इंदिरा भक्त थे, सोनिया भक्त हुए, फिर राहुल भक्त हो गए। भारत के काबीना मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, इसे भारी मन से मानना पड़ रहा है। मगर इतने वर्षों से नबी साहब दिल्ली और श्रीनगर में राजसी ठाठ मनाते रहे। वे अन्य राज्यों से निर्वाचित होकर संसद गए, कश्मीर से नहीं। अगला नाम है फारूक अब्दुल्ला का। ये भी नाराज हुए। ये अटल बिहारी वाजपेयी काबीना में मंत्री रहे। वे तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अटल जी की पसंद थे, पर अचानक मुलायम सिंह यादव ने अटल जी को राष्ट्रपति पद के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुझाया। वे रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक थे। तमिलनाडु का यह गीता पाठी ऋषिकेश में दीक्षा पाया। तमिल भाषी सुन्नी मुसलमान तो अटल जी को भा गए, राष्ट्रपति चुने गए। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति चुने गए तब जाकर के फारूक अब्दुल्ला का नाम कटा, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण पदों पर अल्पसंख्यक समाज के लोग ही नहीं हो सकते थे। उस समय फारूक अब्दुल्ला 370 पर खामोश रहे, यह जानते हुए भी कि जनसंघ का शुरू से नारा रहा 370 की समाप्ति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी 370 की समाप्ति के लिए जम्मू कश्मीर में बलिदान भी दिया था। उनके वली अहद उमरुल्लाह तो अटल जी के विदेश राज्य मंत्री नियुक्त किए गए, फिर कश्मीर के मुख्यमंत्री बनकर राज भोगा। तब 370 उन्हें बड़ा माफिक लग रहा था।
गौर करें महबूबा मोहम्मद मुफ्ती पर। वह भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। वही भाजपा जिसके मन में 370 के खात्मे का एजेंडा था। उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री थे। उनकी बेटी रूबिया का अपहरण हुआ, जिससे बाद में छुड़ाया गया। आज किस मुंह से ये सारे राजनीति के पुराने खिलाड़ी चाल बदल रहे हैं? बिल्कुल लाजो हया इन्हें नहीं है। हाँ, पाकिस्तान द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना समझ में आती है। वह तो मजहब के नाम पर कश्मीर चाहता था। हालांकि मजहब के नाम पर गठित पूर्वी पाकिस्तान फिर काटकर बांग्लादेश गणराज्य बना। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कैसे अपना उपनिवेश बनाया? बलोच जनता स्वाधीनता सेनानी शहीद खान अब्दुल समद खान के नेतृत्व में भारत में विलय चाहती थी। बलोच में गांधी कहलाने वाले समद खान को जिन्ना ने जेल में डाल दिया। कोई जनमत नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो 370 जैसे धारा बलूचिस्तान और कलाट आदि के लिए बनी ही नहीं, केवल इस्लाम के नाम से जबरदस्ती हुई। जिस तरह अफगानिस्तान के सुन्नियों को हाल फिलहाल पाकिस्तान खदेड़ रहा है, उसी तरह बलपूर्वक उसने बलोच को अपने में मिला लिया। जो भारतीय वकील 370 के पक्ष में कोर्ट में खड़े हुए थे, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने जम्मू कश्मीर का विलय या उस समय के दूसरे छोटे छोटे राजाओं के साम्राज्य का विलय भारत में सहमति से कराया। न्यू मैक्सिको का अमेरिका में, कुवैत का इराक में, फाकलैंड का ब्रिटेन में, ये सारे विलय सेना के बल पर किए गए। कश्मीर का विलय भारत में तो वहां के राजा के सहमति से हुआ था। इसलिए 370 को हटाए जाने पर अदालती मोहर के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वे राष्ट्रवादी नहीं है, वे राष्ट्र भंजक हैं। वे राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और शेष भारत के लोगों को अलग अलग रखना चाहते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।